गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आप पढ़ रहे थे संवैधानिक जीवन दस्तावेज़। तो यहाँ पर हम अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनका प्रोसीजर क्या है। तो संविधान में इतने संशोधन जो है वह क्यों किए गए थे। 26 जनवरी 2018 को हमारे संविधान को लागू हुए 68 वर्ष हो चुके हैं। दिसंबर 2017 तक इसमें 101 संशोधन किए जा चुके हैं। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए 2017 तक टोटल कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। 101 अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं। संशोधन की कठोरता को देखते हुए संशोधन की ये संख्या जो है वह काफ़ी बड़ी मानी जाती है। आइए जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही है, इसके निहितार्थ क्या हैं। आइए जरा एक नज़र संशोधनों के इतिहास पर डालें। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखें और इसे समझने का प्रयास करें। ग्राफ में ही एक सूचना को दो भिन्न तरीकों से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। स्टार्टिंग के 10 ईयर्स में जो भी अमेंडमेंट हुई थी उनको देख लेंगे। इससे दिए गए स्तंभ उस अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करते हैं। दूसरे ग्राफ में प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दर्शाया गया है। आप पाते हैं कि 1970 से 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए हैं। 1970 से 1980 तक की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स हैं वो इसी टाइम पे हुई थी। दूसरी ओर दूसरा ग्राफ हमें एक और कहानी बताता है। 1976 से 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में 10 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। पुणे 2001 से 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान 10 संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। हमारे देश की राजनीतिक इतिहास में ये 2 कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में उसके 352 सदस्य थे। देखिए 2 काल की मैं यहाँ पर कौन सी बात कर रही हूँ। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर 1974 से 1976 के बीच बताया है। 1974 से 1976 के बीच 3 वर्ष के अंतराल में देखिए 3 वर्ष में 10 संशोधन हुए हैं। ठीक है, 74 से 76 और 2001 से 2003 की जब मैंने बात की है तो उसी में भी 3 वर्षों के अंदर 10 जो हैं संवैधानिक संशोधन किए गए हैं। हमारे देश की राजनीतिक इतिहास में ये जो 2 कालखंड हैं 74 से 76 और 2001 से 2003 तक, ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे हम यदि बात करें तो जो पहले का काल है 74 से 76 का जो काल है उसमें हमारे यहाँ पर कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में जो है वह भारी बहुमत मिला था। लोकसभा में 352 सदस्य से ज़्यादातर जो हैं वह राज्य विधानसभाओं में भी वह बहुमत की स्थिति में थी। दूसरी ओर 2001 से 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीति का काल माना जाता है। यह एक ऐसा काल था जिसमें विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें काम कर रही थी। इस काल की एक अन्य विशेषता भाजपा और उसके विरोधी दल के बीच कटु प्रतिद्वंदिता थी। लेकिन इस काल में 10 संशोधन किए गए थे, इसलिए ये संशोधन केवल सत्ताधारी पार्टी के बहुमत पर ही निर्भर नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखी है। 2 बार ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन आपको दी गई है तो ये आपको ईयर्स मेंशन है। ठीक है, ईयर्स मेंशन है जैसे कि 51 से 60 ये कितने किए गए हैं यहाँ पर नियर अप्रॉक्स 7 to 8 किए गए हैं। ये यहाँ पर 14 के आसपास के किए गए हैं। यहाँ 70 यहाँ देखेंगे तो ये इतने, ये सारे आपको अमेंडमेंट्स दिए गए हैं। फिर देखिए उसके बाद संशोधनों की संख्या को लेकर हमेशा जो है वह आलोचना होती रही है। यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान में अधिक संशोधन किए गए हैं। भारी तौर पर 68 वर्षों की अवधि के दौरान 101 संशोधनों की बात अजीब सी लगती है, लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफों से पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक सोच ही प्रमुख नहीं रही है। संविधान के पहले दशक को छोड़कर शेष दशकों में संविधान की एक धारा सी बहने लगी। संशोधनों की जो है वह एक धारा सी बहने लगी है। इसका अर्थ है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच जो है वह बहुत मायने नहीं रखती हैं, बल्कि ये जो संशोधन है वह समय की ज़रूरतों के हिसाब से किए गए हैं।
बल्कि ये संशोधन समय की ज़रूरतों के अनुसार किए गए हैं। क्या इसके पीछे मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही हैं, या संविधान जो है वह हमारा बहुत लचीला है? अब देखिए संशोधनों की विषय वस्तु। अब तक किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता था। पहली श्रेणी में वे संशोधन शामिल किए जाते थे जो तकनीकी या प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं। ये संविधान की मूल उपबंधों को स्पष्ट बनाने तथा उनकी व्याख्या करने तथा छिटपुट संशोधन से संबंधित थे। उन्हें केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जाता है। वास्तव में इन उपबंधों में कोई विशेष बदलाव नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 कर दिया गया। यह हमारी 15 अमेंडमेंट थी। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने संबंधी संशोधन जो किया गया उसे 55वां संशोधन कहा गया है। इसी बात की उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी उपबंधों को ले सकते हैं। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए विधायिका में जो रिजर्वेशन दिया गया एक अमेंडमेंट, हम इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। मूल उपबंध में आरक्षण की बात केवल 10 वर्ष तक की अवधि के लिए की गई थी, किंतु इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ाना आवश्यक समझा गया। इस संबंध में जैसे इनकी समाप्ति जो है वह अब 2021 में हो जाएगी, फिर से इसे अमेंडमेंट करके आगे 10 सालों के लिए लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में अब तक 5 संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इन संशोधनों से मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल रूप से ढांचा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। जस्ट मतलब उस ड्यूरेशन को अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये केवल तकनीकी संशोधन है, टेक्निकल अमेंडमेंट्स हैं। फिर यहाँ बात करेंगे, क्या आपको राष्ट्रपति के पद की चर्चा याद है? मैंने प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ाया था, क्या आपको वो लर्न है? मूल संविधान में यह माना गया है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। जो हमारा मूल संविधान है उसमें यह चीज़ लिखित है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है, ठीक है, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उसके मंत्रिपरिषद है, उसी की सलाह पर काम करेगा। यह आर्टिकल 74 में क्लियर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 74 में इस बात को बताया गया है। इस संबंध में के बाद में एक संशोधन किया गया। अनुच्छेद 74(1) में यह स्पष्ट कर दिया गया मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, मैंडेटरी होगी, कंपल्सरी होगी। क्या इस संशोधन से वास्तव में कोई अंतर पड़ा है? इसे जो है स्थापित परंपरा को निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर ही की गई है। व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण देख लेते हैं। संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच जो है वह अक्सर मतभेद पैदा होते रहे हैं। संविधान के अनेक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों को अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो है वह एक अहम लक्षण है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं को सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 से 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां पैदा हुई। न्यायपालिका तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच उठने वाले विवादों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इस संबंध में हम 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर संसद और न्यायपालिका के बीच में अक्सर मतभेद पैदा होता है। इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे और संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को लेकर भी दोनों के बीच विवाद उठते रहते हैं। 1970 से 1975 के इस काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए हैं। यहाँ यह याद रखना जरूरी होगा कि इस दौर में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर इस काल की राजनीति के संदर्भ में समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। राजनीतिक आम सहमति के माध्यम से संशोधन देख लेते हैं। तीसरे बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जाता है। यदि राजनीतिक दल आपस में सहमत हैं
तो कुछ संशोधन ऐसे भी हैं जो इनकी सहमति का परिणाम है। एक अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन जो हैं वह तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को संभालित करने के लिए किए गए हैं। वास्तव में 1984 के बाद किए गए अनेक जो संशोधन हैं वह इसी श्रेणी में रखे जा सकते हैं। जहां एक बार पुनः पिछले पर्सन को याद करें, गठबंधन की सरकारों के बावजूद इतने संशोधन क्यों किए गए। 1984 के बाद आप देख सकते हैं जब 1989 में इलेक्शंस हुए थे तो उसके बाद मतलब 2014 में तो ज़्यादातर जो है वह गठबंधन की ही सरकारें आई हैं। तो गठबंधन की सरकार आने के बावजूद भी मतलब इसमें इतने संशोधन क्यों किए गए थे, इस पर्सन का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधन के पीछे व्यापक जो है वह आम सहमति थी। राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में हम अनेक संशोधनों का आकार देखते हैं। संशोधनों के इस दीर्घ की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून जो 52वां संशोधन था उससे हुआ था। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। जो 52 अमेंडमेंट थी वह दल बदल विरोधी के लिए थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हम आपके सामने दो पार्टीज़ हैं, एक बीजेपी है एक कांग्रेस है। ठीक है, और आपने बीजेपी की तरफ से इलेक्शंस को विन किया है और फिर आप कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह मतलब जो प्रतिनिधित्व था वह बीजेपी के लिए था, बट यहाँ पर आपने कांग्रेस में चेंज कर लिया है। तो यहाँ दल बदल विरोधी कानून लेकर आए जो 52 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ, जिससे आपके जो जिस पद पर आप आसीन हैं वह सत्ता में नहीं रहेगा, मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। दल बदल जो विरोधी कानून था 52वां तथा 91वां संशोधन के अलावा इस काल में जो है वह मताधिकार की जो आयु है, देखिए बेटा आपको पता है अब जो मताधिकार की आयु है वह कितनी है, 18 ईयर्स है। पहले कितनी थी, 21 ईयर्स थी। तो यह अमेंडमेंट जो हुई थी वह कौन सी थी, 61 अमेंडमेंट थी। 73 एंड 74 अमेंडमेंट भी आपने देखी हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। 73 जो अमेंडमेंट है वह किसकी, देखिए 73 और जो 74 अमेंडमेंट है दोनों ही स्थानीय शासन के लिए हैं, स्थानीय शासन के लिए हैं। और 73 अमेंडमेंट में स्थानीय शासन है वह गाँव के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए हैं। और 74 की यदि मैं बात करूं तो वह शहरी इलाकों नगरों के लिए 74 अमेंडमेंट है, स्थानीय स्वशासन। इस काल में नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी संशोधन किए गए थे। सन 1992 से 93 के बाद इन कदमों को लेकर देश में एक आम सहमति का माहौल पैदा हुआ। इन मुद्दों से संबंधित संशोधन पारित करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई थी। क्लियर हो गया आपको इतना।